हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज भाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे अपने डेली के एमसीक्यू के बारे में। साथ ही हम इसी वीडियो में एक सेक्शन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी कि आपकी एक ही वीडियो में कंसेप्ट भी क्लियर होगा, साथ ही एमसीक्यू जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है वो भी आपको इसी ही वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्या है कि सीआरपीसी के सेक्शन 468 के अंदर क्या समय सीमा निर्धारित की गई है अगर कोई भी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 1 साल से ज़्यादा नहीं है। यानी कि अगर आपको कोई कंप्लेंट फाइल करनी है तो उसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है अगर वो ऑफेंस 1 साल से ज़्यादा के लिए पनिशेबल नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक चार्ट समझाता हूं ताकि आपके इससे रिलेटेड 2 और क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में कवर हो जाएं। सपोज दैट आपने कोई अपराध किया है और जिसकी सज़ा जो है इम्प्रिजमेंट जो है कितनी है। सबसे पहले या तो फाइन है। यह सारी बातें जो है सेक्शन 468 सीआरपीसी में लिखी हुई हैं और इस पर अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले क्या है, या तो फाइन है उसकी सज़ा, या फिर 1 साल से 3 साल तक के लिए इम्प्रिजमेंट यानी कि सज़ा 1 साल से 3 साल तक दी जा सकती है किसी ऑफेंस की। तीसरा है 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है। तो ऐसे में हर एक केस में अलग अलग समय सीमा निर्धारित की गई है कॉग्निजेंस लेने की। अगर फाइन से पनिशेबल है ऑफेंस तो उसमें 6 महीने का समय सीमा निर्धारित की गई है। 1 साल से 3 साल के लिए अगर आपके लिए आपने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सज़ा 1 साल से 3 साल तक है तो 1 साल का समय सीमा निर्धारित किया गया है और 3 साल से ज़्यादा के लिए 3 साल तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। आज के हमारे क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन था कि अगर ऑफेंस पनिशेबल है 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं है, यानी कि 1 साल के लिए तो है और केवल फाइन होता तो 6 महीने की होती, क्योंकि यहाँ पर तो सज़ा दे दी है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर होगा कि 1 साल का समय सीमा निर्धारित की गई है। 1 साल तक आप जो है कॉग्निजेंस ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 468, इसको आप एक बारी खुद भी रीड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। क्या कहता है सेक्शन 125 सीआरपीसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस बारे में बात करता है, मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बनाई थी, आपको डिटेल में भी समझाया था। सेक्शन 125 जो बात करता है मेंटेनेंस के बारे में। इसके बारे में मेंटेनेंस के बारे में किस किस को मेंटेन करता है, किस किस की मेंटेनेंस की बात की गई है, वाइफ की, चाइल्ड्स की और पेरेंट्स की। यानी कि वाइफ हो, चाइल्ड्स हो और पेरेंट्स हो, सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंदर जो भी प्रोसीडिंग दी गई हैं उन सभी के अनुसार इन सभी ऑप्शंस में से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके अंदर वाइफ की बात की गई है, चाइल्ड की और पेरेंट्स की। तो यहाँ पर हमें इन तीनों वर्ड्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि स्ट्रिक्ट प्रूफ होना चाहिए, कठोर प्रूफ होना चाहिए किसका, मैरिज का, जो कि आवश्यक है सेक्शन 125 सीआरपीसी के अनुसार। दूसरा क्या कह रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए, इसकी आवश्यकता होती है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्राइमी फेसिया प्रूफ शो होना चाहिए। प्राइमी फेसिया का मतलब होता है कि
कोर्ट को यह लग रहा है कि इसने ऑफेंस किया है, इस पर यह ऑफेंस बन रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी प्रूफ उसके समक्ष, उसके अगेंस्ट में मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष प्रेजेंट किए गए हैं। तो प्राइमी फेसिया प्रूफ शो दैट द पार्टी आर लिविंग एज एन हस्बैंड एंड वाइफ इज ए सफिशिएंट, यानी कि हस्बैंड और वाइफ इन दोनों का रिलेशन होना चाहिए, वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ इस तरीके से रह रहे हों। फोर्थ ऑप्शन क्या है कि प्राइमी फेसिया प्रूफ पार्टीज का जो कि रह रही है एज एन हस्बैंड एंड वाइफ वो जरूरी नहीं है, लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज है जो कि आवश्यक हो सकती है। तो हमने क्या समझा था सेक्शन 125 में कि या तो वाइफ क्लेम करेगी या चाइल्ड क्लेम करेंगे या पेरेंट क्लेम करेंगे। क्या क्लेम करेंगे? मेंटेनेंस। तो वाइफ और हस्बैंड दोनों अगर रह रहे हैं एज एन हस्बैंड एंड वाइफ तो ये पर्याप्त है और प्राइमी फेसिया ये प्रूफ होना चाहिए। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन इस स्टेटमेंट के अनुसार बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इससे रिलेटेड है, सेक्शन 125 से ही रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। क्या कह रहा है कि अगर सेक्शन 125 सीआरपीसी के अनुसार आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं, मेंटेनेंस का ऑर्डर लेना चाहते हैं, तो ऐसे में एग्जीक्यूशन के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है, यानी कि मेंटेनेंस आपको अलाउ कर दी गई है, अब आप मेंटेनेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है इसके लिए? जी बिल्कुल की गई है। 1 साल का समय सीमा निर्धारित की गई है, यानी कि आपको मेंटेनेंस अलाउ कर दी गई है और आपको मेंटेनेंस नहीं दी जा रही है, तो जिस दिन से आपकी मेंटेनेंस ड्यू है उस दिन से 1 साल के अंदर आपको कोर्ट को यह बताना होगा कि मेंटेनेंस हमें नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो रिलेटेड है सीआरपीसी के सेक्शन 200 से। क्या बात करता है सेक्शन 200 सीआरपीसी का? कंप्लेंट के बारे में। कंप्लेंट जब हम फाइल करते हैं किसको? मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट को जब हम कंप्लेंट करते हैं तो किस सेक्शन में करते हैं? सीआरपीसी के सेक्शन 200 के अंदर। तो क्वेश्चन क्या है कि सीआरपीसी के सेक्शन 200 के अंदर डिस्पेंस्ड करेंगे, यानी कि समाप्त करेंगे क्या? एविडेंस जो चल रहा है प्री समनिंग एविडेंस के रिकॉर्ड। तो कब समाप्त करेंगे? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इफ द कंप्लेंट इज सपोर्टेड बाय द एफिडेविट ऑफ द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट के एफिडेविट के द्वारा जब कंप्लेंट को सपोर्ट किया गया हो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर कंप्लेंट जो है राइटिंग में बनाई गई हो और पब्लिक सर्वेंट के द्वारा बनाई गई हो अपने ऑफिशियल ड्यूटी को करते हुए, या फिर सीनियर सिटीजन के द्वारा कंप्लेंट बनाई गई हो, या फिर इन सभी के द्वारा। तो जब आप सेक्शन 200 को पढ़ेंगे तो वहां पर एक प्रोवाइजियो दिया गया है। प्रोवाइजियो में मेंशन किया गया है कि जब भी कंप्लेनेंट या फिर विटनेस, जहां पर कोई भी कंप्लेंट राइटिंग में आती है तो वहां पर जरूरी नहीं होता कि मजिस्ट्रेट साहब एग्जामिन करें किसको, या तो कंप्लेनेंट को या फिर विटनेस को। साथ ही इसी तरीके से 2 और पॉइंट दिए गए हैं। पहले में बात की गई है कि जब कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी को कर रहा है तो ऐसे में भी जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज क्या कही गई है कि जब मजिस्ट्रेट साहब किसी केस को लेते हैं और उस केस को दूसरे मजिस्ट्रेट साहब को ट्रांसफर करते हैं तब भी जरूरी नहीं है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सीआरपीसी के सेक्शन 164 के अंडर प्रोवाइड किया गया है, क्या प्रोवाइड किया गया है? कन्फेशन के बारे में और स्टेटमेंट के भी बारे में।
कि कन्फेशन भी आपकी रिकॉर्ड की जा सकती है 164 में, स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की जा सकती है। 164 को भी मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। क्या कहता है कि इसमें सेक्शन 164 में प्रोवाइड किया गया है कि आप कन्फेशन भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं और स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो इन सभी ऑप्शंस के अनुसार इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है? इन द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ओनली, क्या केवल इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही ऐसे कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं? सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? किसी भी समय पर इन्वेस्टिगेशन के कंक्लूजन के बाद, यानी कि इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है उसके बाद एंड ट्रायल शुरू होने से पहले, या फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान, या किसी भी समय पर जब इंक्वायरी और ट्रायल शुरू हो रहा है उससे पहले। इन्वेस्टिगेशन के बाद, इन्वेस्टिगेशन चल रही है या फिर उसके बाद, लेकिन क्या कहा गया है? इंक्वायरी और ट्रायल शुरू होने से पहले। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है इंक्वायरी के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान और ट्रायल के दौरान। तो इसका जो है थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। जब आप सेक्शन 164 को डिटेल में समझेंगे या पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारी आज की कौन सी इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाली है। तो आज हम समझने वाले हैं 164 ए के बारे में डिटेल में। इसी से कनेक्टेड है 64 से, 64 के बाद 64 ए सेक्शन आती है, उसको आज हम समझने वाले हैं क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं। क्या कहता है ये सेक्शन 164 ए? ये बात करता है रेप विक्टिम के मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। यानी कि जब भी किसी के साथ कोई ऐसा ऑफेंस होता है जो कि रेप का ऑफेंस है, या उसके साथ प्रयास किया गया है ऐसा ऑफेंस करने का, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो रेप की विक्टिम है वो ये आरोप लगा रही है कि मेरे साथ रेप कमिट किया गया है या मेरे पर रेप का अटेम्प्ट किया गया है, तो ऐसे में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा किया जाएगा जो कि रजिस्टर्ड है एज एन मेडिकल प्रैक्टिशनर, और वो एक एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर या फिर जो भी लोकल अथॉरिटी है उसके अंदर है। अगर वहाँ पर वो मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, यानी कि एब्सेंट है, जो भी नियर बाई जो हॉस्पिटल है या लोकल अथॉरिटी है उसने जो हॉस्पिटल चला रही है वहाँ पर कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में कोई भी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा भी विक्टिम का, यानी कि जिसके साथ ऑफेंस हुआ है, उसका मेडिकल किया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि वहां पर कंसेंट ली जाएगी वुमेन की, यानी कि जिसके साथ इस तरीके का ऑफेंस हो रहा है। अगर वो माइनर है, यानी कि वो कॉम्पिटिएंट नहीं है, तो जो उसके बिहाफ पर कॉम्पिटिएंट है, सक्षम है कंसेंट देने के लिए, उसकी कंसेंट ली जाएगी। और एब्सेंस होने पर जहां पर दूसरे किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास उसे भेजा जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर भेजा जाएगा। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। सेक्शन 164 सेक्शन 164 ए के सबसेक्शन 2 की काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपको पता भी होना चाहिए कि जब भी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए किसी भी विक्टिम को भेजा जाता है जिस पर रेप का ऑफेंस हुआ है या रेप के ऑफेंस होने का प्रयास किया है, तो उसे भेजने के बाद मेडिकल ऑफिसर एक रिपोर्ट तैयार करता है। उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जो कि जरूरी है एडवोकेट के लिए भी, एज एन प्रैक्टिस एडवोकेट के लिए भी, इसके अलावा आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपके नॉलेज के लिए भी, ताकि फ्यूचर में आपके लिए काफी काम आए। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि उसका नाम और एड्रेस जरूर होना चाहिए उस रिपोर्ट के अंदर। कब उसे लाया गया था यह भी जरूरी है।
क्या उसकी एज है, यह भी जरूरी है, और डिस्क्रिप्टिव डिटेल होनी चाहिए, यानी कि जो जो उसके साथ हुआ है उसकी डिस्क्रिप्टिव डिटेल होनी चाहिए। डीएनए प्रोफाइल, यानी कि पूरी डिटेल की क्या है, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फोर्थ क्या कहता है कि अगर उसे किसी भी तरह की इंजरी आती है, इंजरी यानी कि कोई भी मार्क्स है जिस वो आता है, तो उसको भी वहां पर मेंशन करना होगा। फोर्थ है कि उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, क्योंकि जब भी किसी भी वुमेन के साथ इस तरीके के ऑफेंस होते हैं तो उनकी मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं रहती है। इसके अलावा कोई भी अदर नेसेसरी रिक्वायरमेंट जो कि आवश्यक है उस ऑफेंस के संबंध में, जो जरूरी लगती है मेडिकल प्रैक्टिशनर को। बात करें सबसेक्शन 3 की, तो इस तरीके की रिपोर्ट जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए, ये भी इसमें कहा गया है 164 ए के सबसेक्शन 3 में। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि कंसेंट जरूरी है, चाहे वो खुद सक्षम है तो खुद उसकी कंसेंट, और वो सक्षम नहीं है तो उसके बिहाफ पर जो कंसेंट दे रहा है उसकी कंसेंट जरूरी है। एग्जैक्ट टाइम क्या था जब इस तरीके का एग्जामिनेशन स्टार्ट किया गया और कब ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, सबसेक्शन 6 क्या कहता है कि किसी भी तरीके का डिले नहीं किया जाएगा अगर इस तरीके के अपराध होते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसको ये रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी जाएगी मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, जो मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहा है उस विक्टिम का। उसके बाद पुलिस ऑफिसर या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसे मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा डॉक्यूमेंट के साथ, सेक्शन 173 के अनुसार। अभी रिसेंटली एक न्यू जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसको भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। क्या जजमेंट आई है? जजमेंट में यह निर्धारित किया गया है कि 173 सब सेक्शन 2 के अंदर पुलिस एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसे हम चार्जशीट कहते हैं, चार्जशीट, और हम उसे क्या कहते हैं, फाइनल रिपोर्ट। तो जब भी पुलिस ऑफिसर ये फाइनल रिपोर्ट तैयार करके मजिस्ट्रेट साहब को भेजते हैं तो ये कंप्लीट रिपोर्ट होती है। इसके अलावा अगर ऑफेंस के संबंध में कोई और इंफॉर्मेशन निकल रही है उस एक्यूज के रिलेटेड या कोई भी एविडेंस आ रहा है, तो उसे फाइनल रिपोर्ट में ना कंसीडर करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर या फर्दर रिपोर्ट के अंदर शामिल किया जाता है। अभी तक क्या हो रहा था कि जो पुलिस ऑफिसर थे ये फर्दर रिपोर्ट को सबमिट कर देते थे कोर्ट में बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये सबमिट तो कर सकते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब जब इसे अलाउ करेंगे तभी यह लागू होगा, अदरवाइज इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट का जो ये केस है, इसका केस का जो नाम है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके बारे में आप डिटेल में डिस्कस कर लेना, यानी कि इसको पढ़ लेना। अब बात करते हैं सबसेक्शन 7 के बारे में। सबसेक्शन 7 क्या कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रू एज रेंडर टू लॉफुल, यानी कि लॉफुल नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? आपने उस वुमेन की कंसेंट नहीं ली है, उसके बिहाफ पर जो कंसेंट देने के लिए सक्षम था उसकी आपने कंसेंट ही नहीं ली, आप मेडिकल एग्जामिनेशन करवा रहे हो, तो यहाँ पर ये किसी भी तरीके से सही नहीं है, लॉफुल नहीं है। एक्सप्लेनेशन दी गई है, एक्सप्लेनेशन में एग्जामिनेशन, रजिस्टर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन का क्या मतलब होता है, जो हमारा सेक्शन 53 में मेंशन किया गया है। तो आज हमने इस वीडियो में एमसीक्यू डिस्कस किए, एक इम्पोर्टेंट सेक्शन को डिस्कस किया,
लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से रिलेटेड कुछ बातों को डिस्कस किया। तो आई होप आज की ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव आपके लिए रही होगी। तो फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।